गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पीडल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म के जो कर्व होते हैं उनकी पीडल इक्वेशन किस तरीके से निकाली जाती है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है चाप की लंबाई के अवकलज, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले इसमें अपने को कुछ पढ़ने से पहले अपने को चाप के बारे में समझना पड़ता है। ठीक है, आर्क क्या होता है, किसी भी कर्व का आर्क क्या होता है। तो आर्क क्या है बेटा कि उस कर्व के मान लो हमने दो बिंदु ले लिए उस कर्व पर। ठीक है, जैसे ये चित्र में आपको दिखा रखा है, एक कोई कर्व है उस पर पी और क्यू दो बिंदु है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है कि ये जो आपका कॉनकेव हो रहा है, मतलब ये घूम रहा है कर्व पी और क्यू के बीच में, वो जो वाला पार्ट होता है वो तो कहलाता है चाप। ठीक है, आर्क घुमा हुआ है इसमें, इसलिए आर्क कहते हैं। तो पी क्यू आर्क मतलब चाप पी क्यू। और यदि पी और क्यू को अपन कोई स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, मतलब बिल्कुल पी और क्यू के बीच में स्ट्रेट लाइन से अपन डिस्टेंस निकालते हैं तो पी क्यू डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये दूरी जो होगी, ये स्ट्रेट लाइन जो पी और क्यू के मध्य जो लाइन है वो इसकी जीवा कहलाती है, वक्र की। ठीक है बेटा, तो जीवा और चाप में अंतर समझ में आ गया आपको। ठीक है, जीवा स्ट्रेट लाइन है पी और क्यू के बीच में, और ये चाप है वो घुमावदार है, इसको कॉनकेव बोलते हैं। तो जीवा पी क्यू एक सीधी रेखा है, जबकि चाप पी क्यू नतोदर कॉनकेव है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि जीवा की लंबाई चाप की लंबाई से छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि चाप जब घूम करके जा रहा है और वो सीधा सीधा आ रहा है, तो इसलिए जीवा पी क्यू इज लेस देन चाप पी क्यू। ठीक, तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने ये पी और क्यू बिंदु को एक फिक्स पॉइंट से जोड़ रखा है ए से। ठीक है, तो ये कोई ट्राइंगल बन गया आपका ए पी क्यू। तो इस तरीके से यदि त्रिभुज ए पी क्यू को देखें तो इसमें क्या होगा, चाप पी क्यू इज लेस देन पी ए प्लस क्यू ए, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग बड़ा होता है त्रिभुज की तीसरी भुजा से। ठीक है, तो तीसरी भुजा जीवा है वैसे तो पी क्यू, तो अपने को पता है कि जीवा तो चाप से छोटी होती है। ठीक है, तो चाप पी क्यू और जीवा पी क्यू दोनों ही अपना, इन दोनों की जो टोटल है दूसरी भुजाओं का उससे छोटा होगा। ठीक है, तो चाप पी क्यू इज लेस देन पी ए प्लस क्यू ए, राइट। इट मीन्स जीवा पी क्यू इज लेस देन चाप पी क्यू इज लेस देन पी ए प्लस क्यू ए। ये बात अपने को ट्रू है, ये आपके समझ में आ गई बच्चों कि जीवा पी क्यू चाप पी क्यू से कम होती है और चाप पी क्यू इन दोनों भुजाओं के योग से कम होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बना जो स्वयं सिद्ध है, जीवा पी क्यू इज लेस देन चाप पी क्यू इज लेस देन पी ए प्लस क्यू ए, राइट। अब अपन दूसरी स्लाइड पर आते हैं। इसमें आपको दिखा रखा है चाप एवं जीवा का अनुपात। चाप एवं जीवा का अनुपात, तो चाप क्या है पी क्यू और जीवा क्या है वो भी पी क्यू है। तो चाप और पी क्यू का जो रेशो है, यदि क्यू बिंदु पी बिंदु पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, चाप पर और जीवा दोनों ही वैसे अपने आप में ख़त्म हो जाएगी, मतलब उनका रेशो 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने को चाप और जीवा का अनुपात क्या होता है, लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अपन एक इस चित्र के अनुसार समझ लेते हैं और फिर इसको सिद्ध करेंगे कि चाप और जीवा का अनुपात जब क्यू बिंदु पी बिंदु पर आ जाए तो 1 होता है। ठीक, तो अब आप देखिए ये कोई कर्व है, इस कर्व में पी और क्यू बिंदु है। ठीक है, और ये जो कर्व है ये तो आपका डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, या इसको बोलेंगे अपन चाप पी क्यू, और जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलेंगे अपन जीवा पी क्यू। ठीक है, अब मैंने क्या करा है बच्चों, ये पी बिंदु पर स्पर्श रेखा है ओ टी। ठीक, पी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा है। ठीक, तो ये स्पर्श रेखा है
इस पर मैंने क्यू बिंदु से लंब डाल दिया जो स्पर्श रेखा को एम पर मिलता है। तो ये जो क्यू एम पी है ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक। और मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये जो स्पर्श रेखा है इस पर ये जो जीवा है पी क्यू ये अल्फा कोण बनाती है, ठीक। तो इस तरीके से अपने पास में पी क्यू एम कोई 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल प्राप्त हो गया। ये एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू एम, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको समझ में आ गया ओ टी पी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, क्यू एम क्यू बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब डाला है हमने, और ये जो कोण है एम पी क्यू ये मैंने अल्फा लिया है, राइट। अब हमें ये पता है, अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया कि जीवा पी क्यू इज लेस देन चाप पी क्यू इज लेस देन ट्राइंगल की दोनों भुजाएं, ठीक है। यहाँ ट्राइंगल की दोनों भुजा मैंने पी एम प्लस क्यू एम लिए, ठीक है। तो पी एम और क्यू एस से ये छोटा होगा चाप पी क्यू, तो इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा। अब मैंने क्या करा है कि इस इनइक्वलिटी में चाप पी क्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये पहली टर्म क्या आ गई 1 इज लेस देन चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू। तो जीवा पी क्यू से मैंने डिवाइड करा इस इनइक्वलिटी को, तो पहले टर्म तो 1 होगी, लेस देन दूसरी टर्म होगी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू, इज लेस देन तीसरी टर्म होगी पी एम प्लस क्यू एम अपॉन जीवा पी क्यू, राइट। तो ये इनइक्वलिटी को हम आगे ले जाते हैं और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 1 इज लेस देन चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू इज लेस देन, इनको मैंने अलग अलग कर लिया, पी एम अपॉन पी क्यू प्लस क्यू एम अपॉन पी क्यू, राइट। ये इक्वेशन नंबर मैंने समीकरण नंबर 1 दिया है, वैसे इनइक्वलिटी नंबर 1 है ये, ठीक है। अब ये अपन क्या करते हैं कि त्रिभुज पी एम क्यू समकोण त्रिभुज है, ये अपने को पता है। तो समकोण त्रिभुज में जब मैं कॉस निकालूंगा इसका कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या हो गया पी एम और कर्ण क्या हो गया पी क्यू, तो कॉस अल्फा की वैल्यू पी एम अपॉन पी क्यू। इसी तरीके से साइन अल्फा जब अपने को निकालना होता है तो इसमें क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन अल्फा क्या मिल गया क्यू एम अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा की मिल गई। अब हम ये पी एम अपॉन पी क्यू और क्यू एम अपॉन पी क्यू का समीकरण नंबर या इनइक्वलिटी नंबर 1 में साइन और कॉस में मान रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रखा है, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने क्या करा, ये जो आपका है इनइक्वलिटी 1 में पी एम अपॉन पी क्यू की जगह तो मैंने रख दिया कॉस अल्फा, और क्यू एम अपॉन पी क्यू की जगह रख दिया साइन अल्फा। तो इनइक्वलिटी क्या बनी, ये ऊपर ऊपर जो आपको दिख रही है, ठीक है ये वाली। तो अब इसमें क्या हुआ कि 1 इज लेस देन चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू इज लेस देन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये इनइक्वलिटी बन गई अपनी, ठीक है। अब मैं इसकी पूरी इनइक्वलिटी का लिमिट ले रहा हूँ। मान लीजिए कि क्यू बिंदु पी बिंदु पर आ जाता है, व्हेन क्यू टेंडिंग टू पी, इट मीन्स इनके बीच में जो अल्फा कोण बन रहा था, किस किस के बीच में बन रहा था अल्फा कोण, इस चित्र में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पर्श रेखा और जीवा के मध्य कोण था अल्फा। तो जब पी बिंदु क्यू बिंदु पर आ जाएगा तो अल्फा तो 0 होना ही है, और जो ये जीवा है वो स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जब अपन लिमिट लेते हैं व्हेन पी टेंडिंग टू क्यू अल्फा विल टेंड टू 0, तो लिमिट क्या हो गई 1 इज लेस देन लिमिट क्यू टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू इज लेस देन लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 कॉस अल्फा प्लस लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा, ठीक है। अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा की अपन ने लिमिट लिख दी, इधर ये चाप की लिमिट लिख दी। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज 1 इज लेस देन लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू इज लेस देन, अब आपको पता है कि लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 कॉस अल्फा तो 1 होता है, और अल्फा टेंडिंग टू 0 साइन अल्फा 0 होता है। मैंने इन दोनों की वैल्यू रख दी, तो अल्टीमेटली अपने पास में क्या इनइक्वलिटी आई 1 इज लेस देन लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी ये कह रही है कि जो बीच वाली जो टर्म है लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू, ये एक से छोटी भी है और एक से बड़ी भी है। तो इसका मतलब एक से छोटी और एक से बड़ी कब ये इसकी सत्यता होगी, जबकि ये एक के बराबर होगी। इसका मतलब ये कोई एक से छोटी है और ना तो छोटी है और ना बड़ी है, ये एक के बराबर होगी। तो क्या स्टेटमेंट निकल के आया, लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू इज इक्वल टू 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाप पी क्यू और जीवा पी क्यू का जबकि क्यू टेंडिंग टू पी है लिमिट, तब रेशो
अनुपात 1 होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने को पता चल गया, ये अपन ने निकाल दिया रेशो ऑफ एन आर्क टू इट्स कॉर्ड, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे अपन एक आर्टिकल प्रूव करेंगे। ये क्या है, इसमें इसको पहले आप इसको फिगर को समझ लें। ठीक है, इसमें क्या है, अपने को चाप की लंबाई का अवकलज ज्ञात करना है, जबकि कर्व की इक्वेशन आपको किस फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व की इक्वेशन है। तो ठीक है, अब कर्व क्या है आपका, ये चित्र में दिखा रखा है ए पी क्यू। ठीक, ए से लेकर के पी तक जो डिस्प्लेसमेंट है या चाप है वो एस है, और पी और क्यू के बीच में जो चाप है वो मैंने डेल्टा एस लिया है। ठीक है, तो पी और क्यू बिंदु कोई कर्व पर है, पी के जो निर्देशांक है वो एक्स वाई है, क्यू बिंदु के निर्देशांक एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई है, क्योंकि इंक्रीमेंट लगा है थोड़ा सा। ठीक है, तो पी बिंदु और क्यू बिंदु की जो पोजीशन में उसमें डेल्टा का फ़र्क रहेगा। ठीक है, तो ए पी जो चाप है उसकी लंबाई मैंने एस ले ली, और जो ए क्यू पूरा चाप है उसकी अल्टीमेटली लंबाई एस प्लस डेल्टा एस होगी। ठीक है बच्चों, तो चाप पी क्यू की लंबाई क्या रहेगी, डेल्टा एस। ठीक, अब मैं मानता हूँ कि मान लो जो जीवा है पी क्यू स्ट्रेट लाइन, इसकी लंबाई मैंने डेल्टा एल ले ली। ठीक, तो उस ये फिगर समझ में आ गया आपको बच्चों। अच्छा, अब क्या करा, ये पी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो ड्रॉ करेंगे, तो वो जो फिक्स लाइन है एक्स एक्सिस, इसको आर बिंदु पर काटती है, तो ये कौन बनेगा, साई। ठीक, क्यू बिंदु पर भी मैंने इसी तरीके से स्पर्श रेखा ड्रॉ करी, क्यू टी। ठीक, तो क्यू बिंदु की स्पर्श रेखा एक्स एक्स को कहाँ मिलती है, टी बिंदु पर, तो ये कौन कितना बना, साई प्लस डेल्टा साई, राइट। अब मैं कुछ संरचना निर्माण करता हूँ कि ये पी बिंदु से मैंने एक्स एक्स पर लंब डाला, पी एम, जो एम बिंदु पर मिलता है। इसी तरीके से क्यू बिंदु पर से भी मैंने एक्स एक्स पर लंब डाला, क्यू एन। ठीक, ये एन बिंदु पर मिलता है। ठीक, अब मैं क्या रचना करता हूँ थोड़ा सा, कि पी बिंदु से मैंने ये जो क्यू एन लाइन है इस पर लंब ड्रॉ कर दिया, जो एल बिंदु पर मिला। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो अब ये पी एल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स, राइट, और ये जो क्यू एल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा वाई। तो ये चित्र मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब अपन इसको प्रमेय को सिद्ध करते हैं। प्रमेय है आपकी, ये क्या प्रमेय है कि वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए चाप की लंबाई का अवकलज डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है, राइट। तो अब अपन इसको प्रूव करते हैं। ये फिगर आपको समझ में आ गया, और अपन इसको देख लेंगे। ठीक है, इस फिगर से अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो पी एल क्यू त्रिभुज है, पी एल क्यू दिख रहा है आपको, ठीक है, इसकी एक भुजा डेल्टा एक्स है, दूसरी भुजा डेल्टा वाई है, और जो तीसरी भुजा है कर्ण वो डेल्टा एल और डेल्टा एस। यदि अपन का आर्क की फॉर्म में लेंगे, वक्र के जो चाप की फॉर्म में लेंगे तो डेल्टा एस है पी क्यू, और यदि पी क्यू अपन जीवा की फॉर्म में लेंगे तो डेल्टा एल है, राइट। तो अब अपन बात करते हैं त्रिभुज पी एल क्यू की। ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके टोटल। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए। मैंने पी क्यू की वैल्यू क्या रख दी, डेल्टा एल, पी एल की वैल्यू क्या रख दी, डेल्टा एक्स, क्यू एल की वैल्यू क्या रख दी, डेल्टा वाई। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन में जो अंडरलाइन कर रखी है इसमें मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहला टर्म क्या बनी, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर को डेल्टा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, प्लस इस तीसरी टर्म को भी मैं डेल्टा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको चाप और वो जीवा की फॉर्म में आपको समझने के लिए रखता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा एल क्या बताया मैंने इस फिगर में आपको, इस फिगर में डेल्टा एल क्या है, जीवा, और ठीक है, और ये डेल्टा एक्स क्या है, ये है चाप डेल्टा एस। ठीक है नहीं, चाप क्या है, डेल्टा एक्स तो अलग चीज़ है। मैंने क्या करा इस इक्वेशन में,
जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके नीचे वाली इक्वेशन जो टर्म मिली हमें डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या करा चाप पी क्यू स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो उसमें जो पहली टर्म है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या बन गई, जीवा पी क्यू अपॉन चाप की पी क्यू इधर आ गया नीचे और चाप पी क्यू उधर भी आ गया, चाप पी क्यू अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, दोनों इनका होल स्क्वायर होना ही है, तो ये होल स्क्वायर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू का होल स्क्वायर और चाप पी क्यू अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से रख लिया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड की टर्म इसी तरीके से रखिए। ठीक है, 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ये आपको दे रखा है कि डेल्टा एल को मैंने जीवा पी क्यू रख दिया है। ठीक है, और चाप पी क्यू से ऊपर नीचे गुणा कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो अल्टीमेटली जब इक्वेशन नंबर में 2 में देखेंगे तो अपन क्या मिला अपने को, जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू चाप पी क्यू की जगह अपन ने क्या लिख दिया, डेल्टा एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई हमको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यदि पी बिंदु क्यू बिंदु की जगह आ जाए तो पी बिंदु क्यू बिंदु पर आएगा तो क्या होगा, लिमिट आएगी। ठीक है, आपकी जो स्पर्श जीवा है वो स्पर्श रेखा हो जाएगी पी बिंदु पर। इसका मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई विल टेंड टू 0। और इसका मतलब जो है कि जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, जो आर्क है, वक्र का जो चाप है वो भी विल टेंड टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब q टेंडिंग टू 0, देन डेल्टा x विल टेंड टू 0, डेल्टा y विल टेंड टू 0, डेल्टा s विल टेंड टू 0। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने इसमें लिमिट लेने के बाद लगाएंगे। और एक फार्मूला लगाएंगे अपन, क्या फार्मूला, जो अपने पिछले इसमें स्लाइड में देखा था, लिमिट q टेंडिंग टू p जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू इक्वल टू 1। ये चीज़ हम यूज करते हैं नेक्स्ट टर्म में। तो इस प्रकार क्या मिलेगी हमको, लिमिट q टेंडिंग टू p जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू, इसकी भी लिमिट ले लेते हैं अपन, लिमिट इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा एस टेंडिंग टू 0। ठीक है, और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ गए, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से लिमिट फॉर्म में मैंने रख दिया इसको। अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो पहली टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी पहली टर्म का तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये अपन ने पढ़ लिया कि लिमिट q टेंडिंग टू p जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू इक्वल टू 1 होता है ये रेशियो, तो इसकी जगह तो मैंने 1 रख दिया। दूसरी टर्म जब लिमिट ली तो ये डेल्टा की जगह d हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ds अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये राइट हैंड साइड में जो टर्म है सेकेंड टर्म वो भी कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, आपको टर्म क्या मिल गई, डी एस अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब अपन इसका अंडर रूट लेंगे ना, डी एस डी एक्स निकालना है, तो डी एस डी एक्स क्या आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट आएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या धनात्मक साइन लिया है, क्योंकि आपका ये जो इंक्रीमेंट है, ये जो बढ़ रहा है एक्स में, वो धनात्मक दिशा में बढ़ेगा। तो इस तरीके से प्रमेय पहली आपको सिद्ध हुई कि कार्टेशियन फॉर्म के जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसके लिए डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। मतलब ये है आपका कि ये अपन ने क्या निकाल दिया, डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स। और जो आपका आया डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, वो डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिल गया। ठीक है बच्चों, तो क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, मान लीजिए आपको कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म की जगह आपको दे रखी है प्राचलिक समीकरण। ठीक है, प्राचलिक निर्देशांक पढ़े ना आपने, उसमें क्या होता है कि जो दोनों वेरिएबल है वो तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो दो इक्वेशन मिल करके एक कर्व की इक्वेशन बनाती है। जैसे मान लीजिए ये उपप्रमेय फर्स्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मान लीजिए x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो x और y दोनों को मिला करके अपन ये जो x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू एफ टी, ये आपको प्राचलिक समीकरण बनाती है किसी कर्व की। ठीक है, तो अब समीकरण 1 से हम जानते हैं, आपने समीकरण नंबर 1 में पढ़ा है ना, ये वाला देख
ठीक है। समीकरण नंबर 1 में क्या है, डेल्टा एक्स एल स्क्वायर इजक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, डेल्टा एल स्क्वायर इजक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। मैंने इसमें दोनों तरफ डेल्टा टी का होल स्क्वायर का भाग लगा दिया, तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर इजक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मैंने ये फर्स्ट टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसमें डेल्टा एस और डेल्टा एस से ऊपर नीचे गुणा कर दिया अंदर, तो ये डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर हो गया लेफ्ट में तो, और राइट हैंड साइड एज इट इज़ रखी हुई है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि डेल्टा एल को तो जीवा पी क्यू लिख दिया और डेल्टा एस को मैंने चाप पी क्यू लिख दिया। ठीक है, तो पहली टर्म क्या होगी, जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू दूसरी टर्म आपकी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी रहने दिया, इसको स्क्वायर लिख देंगे, इज इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड में एज इट इज टर्म मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस जो टर्म ये इक्वेशन मिली है इसमें अपन ये लिमिट लगाएंगे कि Q टेंडिंग टू P, मीन्स Q बिंदु यदि P बिंदु पर आ जाता है तो अपन क्या होता है, तो दोनों तरफ की अपन लिमिट लेते हैं, लिमिट Q टेंडिंग टू P। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया अपन ने, इस टर्म की जो दोनों तरफ की लिमिट ले ली, तो लिमिट Q टेंडिंग टू P जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू का होल स्क्वायर इंटू लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये तो लेफ्ट में आ गया, और राइट में क्या आ गया, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन मिल गई। अब आपको पता है कि ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है ये टर्म तो 1 हो जाएगी, जो जीवा और चाप का रेशो है यदि क्यू बिंदु पी बिंदु पर आ जाता है तो 1 हो जाता है, तो इसकी जगह 1 रख दिया, और ये लिमिट से जो डेल्टा डेरिवेटिव्स है ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएंगे, तो डी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये पहला तो हो गया 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरी टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है वो कंप्लीट डेरिवेटिव की है, तो ये मिल गया डी एस डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या कंप्लीट डेरिवेटिव मिला, पहला टर्म मिली आपको डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म मिल गई आपको डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से टर्म आपको क्या मिली, डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब मैं इसको अंडर रूट कर रहा हूँ, तो डी एस डी टी क्या मिल गया, डी एस डी टी इज इक्वल टू रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ क्या मिल गई, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका चाप का अवकलज है, डी एस डी टी है, लेकिन फॉर्म आपकी जो कर्व की फॉर्म है वो क्या है, कर्व की फॉर्म आपकी जो आपको ये है प्राचलिक समीकरण, ये मैंने दिखाया ना एक्स इज इक्वल टू एफ टी और वाई इज इक्वल टू एफ टी, ये प्राचलिक समीकरण जब दी हुई होती है तो आपको क्या मिलेगा, ये रेशो ये चाप की लंबाई का अवकलज डी एस डी टी इज इक्वल टू रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, राइट बेटा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।